हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी जेईई मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जो कि 29 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं मैथ्स का। उसमें एक चैप्टर अपने पास है क्लास 12th में, वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। हिंदी में उसको सदिश बोला जाता है। तो चैप्टर नंबर 10 है आपके पास क्लास 12th में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं इस चैप्टर पे लेक्चर बना रहा हूँ, वरना हमारा जेई का सीरीज जो चल रहा था वो चलता रहेगा और उससे वीडियोस हमारे आते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम आ गया है बच्चों का, तो उनकी रिक्वेस्ट पे कुछ वीडियोस उनके लिए हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वेक्टर शुरू करने से पहले मैं बातें कुछ पूछना चाहूंगा आपके आपके पास। हम सबको पता है कि लाइन क्या होता है। वेक्टर शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन क्या होता है। अब इसको सही तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाया हूं। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपके पास एक लाइन है जिसके दो दो डायरेक्शंस हैं। इन दोनों डायरेक्शन में से मैंने कट किया बीच में से और ये लाइन फाइंड आउट किया। इसका डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया, एक सिंगल डायरेक्शन। अब इस लाइन को अगर आपको बोलना पड़े, इसका अगर नाम रखना पड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। इसको बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसको हम दिष्ट रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट रेखा। तो अभी इस रेखा की लंबाई हमने फिक्स नहीं की। अगर आप इसकी लंबाई फिक्स कर दो, यानी कि हमने क्या किया, डायरेक्शन यही रहने दिया, लेकिन मैंने इतना सा काट दिया इसको, यानी ए से लेके बी के लेंथ की लंबाई कट करके निकाल ली। अभी निकालने के बाद अगर हमसे पूछा जाए तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ए से लेके बी। अब ये हमारे पास जो मिला डेटा, इसकी लंबाई हमने फिक्स की, इसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया, इसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों आने की वजह से इसको हम लोग अब नाम क्या देंगे, वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए बी का वेक्टर। ये लिखने का तरीका भी ध्यान में रखना है हमको। ये लिखने का तरीका क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए से किसकी तरफ है, बी की तरफ है, इसलिए ये आपका वेक्टर किसकी तरफ बना है, बी की तरफ। अब बात आती है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, मतलब इसमें क्या होता है हमारे पास कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन बताना है तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं। बट जब बात होगी हमारे पास मैग्नीट्यूड की, तो हमारे पास वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मॉड ऑफ ए बी से। यानी इसको रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो कितनी होगी, मॉड ऑफ ए बी। डायरेक्शन की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे, ए से बी की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन को हम लोग आगे चल के, मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, कुछ लोग यूज नहीं करते, बट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है तो उसका केवल और केवल डायरेक्शन जब आपसे पूछा जाएगा, तो डायरेक्शन का मतलब केवल और केवल डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हटा देना है, केवल हमको डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन भी जब पूछेगा तो एक तो आप बताओगे ए से बी की तरफ, बट उसकी क्वांटिटी अगर आपसे पूछ ले तो उस क्वांटिटी को हम बताएंगे ए बी, यहाँ पे हम लगाएंगे कैप। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि इस वेक्टर का ये इतना केवल क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगा। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमने समझा कि वेक्टर की शुरुआत कहां से हुई। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी बिंदु का स्थिति सदिश। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्पेस में कोई भी पॉइंट अगर आपके पास उपस्थित है, मैंने माना स्पेस में यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। यानी किसी पॉइंट का स्थिति सदिश जो होता है वो उसके मूल बिंदु से जो उसका स्थिति बताता है उसी को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। इसका तात्पर्य क्या है हमारे पास, मस का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता करना है कि ओरिजिन यहाँ पे है, तो वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, साथ में ओरिजिन के किस तरफ है, यानी कि ओरिजिन के कितने दूरी पे है, कितने एंगल पे है। हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस से कितने एंगल, वाई एक्सिस से कितने एंगल, जेड एक्सिस से कितने एंगल। एक्यूरेट डेटा जो होता है उसके पोजीशन का, वो हमारा जो होता है हमारे पास ये डिटेल, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसको ज्यादा हम इधर उधर ना करते हुए डायरेक्टली समझेंगे कि सीधा सीधा हमसे कोई पूछे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। यानी कि अगर आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट है, माना ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से डायरेक्शन का यूज होता है, आई का। वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जेड का यूज करते हैं, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, के का यूज करते हैं। मान लेते हैं स्पेस में एक पॉइंट है पी, हमने बोला पी तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया होगा, पहले यहां से एक्स डिस्टेंस में चला, तो कितना डिस्टेंस एक्स में चला, एक्स। फिर वहां से वाई डिस्टेंस में ऊपर गया, वाई डिस्टेंस ऊपर गया।
फिर मैंने बोला y डिस्टेंस ऊपर जाके हम z डिस्टेंस बाहर आए, कहीं पॉइंट मान लेते हैं p, यहाँ पे बनाया हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है पॉइंट, तो इसका क्या आएगा हमारे पास z। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन होगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊंगा। ओरिजिन से मिलाने के बाद इसका ये जो डिस्टेंस होगा, साथ में इसका जो डायरेक्शन होगा, उसी की बात करते हुए हम बोलेंगे कि उसी के बारे में बोलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। यानी कि हमारे पास इसका डायरेक्शन हम बोलेंगे कि ओरिजिन ओ से पी का डायरेक्शन इस तरफ है, साथ में इसका कुछ डिस्टेंस होगा ओपी का मॉड। तो इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको लिखने का तरीका होता है ओपी का वेक्टर। और इसकी बात जब हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैं एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला हूं, एक्स, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कौन, आई, वाई जे और जेड के, यानी कि वाई में वाई डिस्टेंस, जेड में जेड डिस्टेंस हमने चला। अगर पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको चीजें पता है तो पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी की मदद से कुछ बातें और जानते रहेंगे। वो क्या, अगर स्पेस में आपके पास 2 पॉइंट दे दे, यानी कि 2 पॉइंट हमने दे दिया, एक पॉइंट मैंने P दे दिया यहाँ पे और दूसरा Q, और किसी ने पूछा मुझे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर का वैल्यू बताओ कितना होगा, यानी कि PQ वेक्टर कितना होगा। जहां पे आपके पास किसी ने दे दिया OP वेक्टर कितना होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2 चीजें हमारे पास पहले से पता है, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P और Q का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। जैसे कि OP का वैल्यू मान लेते हैं, दिया गया है कितना, x1i, y1j और z1k। इसका मतलब P जो है वो x में x1 डिस्टेंस, y में y1 डिस्टेंस और z में z1 डिस्टेंस पे है। साथ में जो हमारे पास Q है उसका पोजीशन वेक्टर है x2i, उसके बाद y2j, उसके बाद z2k। ये 2 चीजें हमको दी गई हैं। अगर आपको PQ पूछ रहा है तो बच्चों हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे और डायरेक्टली समझेंगे कि PQ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं ऑलवेज, यानी कि अगर पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ क्वेश्चन है तो हम लोग सीधा करेंगे सीधा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हमेशा सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर होता है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग जरूर, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया है तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ऑलवेज सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। अगर PQ पूछा तो Q माइनस P करेंगे, और अगर QP पूछा तो P माइनस Q करेंगे हम, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। अब इतनी बातें अगर हमें क्लियर हो गई तो हमारे पास जो अगला टर्म है वो ये है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिक कोसाइन। हिंदी पे हम लोग क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन। बहुत अच्छा पॉइंट है, आसान पॉइंट है, हम लोग इसको इधर उधर ना करते हुए समझ लेते हैं। बस बच्चों इतना याद रखिएगा, जैसे मैं इसी की बात करता हूं, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये वाली लाइन स्पेस में हमको पता है कुछ ऐसे होगा, यानी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को हमने मिलाया ओरिजिन से, ये पॉइंट इतना है। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोसाइन होता क्या है दरअसल, अगर ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ पोजीशन वेक्टर, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने क्या बोला, अल्फा। ये लाइन वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने क्या बोला, बीटा। और ये जो जेड के साथ एंगल बनाने वाला है इधर जेड के साथ, उसको हमने बोला गामा। यानी कि अगर आपके पास इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स made by a vector with x comma y and z axis respectively, तब
यानी कि हमने क्या बोला कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल किसके साथ बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल किसके साथ बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो इस केस में जो कॉस अल्फा की वैल्यू आती है, कॉस बीटा की वैल्यू आती है और कॉस गामा की वैल्यू आती है, उन तीनों वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक कोसाइंस बोलते हैं। याद रखिएगा ये बातें कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का भी बोला जाता है दिक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन। आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक, कोई भी वेक्टर तीनों लाइन के साथ अलग अलग एंगल बना सकता है। तो हमारे पास ये अलग अलग जो एंगल बनाएगा उसका कॉस के साथ जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइंस। अब इसका जो वैल्यू निकालना होता है उसको किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में आपको कुछ फार्मूले बताता हूं जिसको आपको याद करके जाने हैं और क्वेश्चन इस पे जरूर आ सकता है। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमने क्या लिया वेक्टर लिया, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो हमने क्या बोला कि हमें पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। इनकी वैल्यूज डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे जिसका यूज हमें बोर्ड एग्जाम में करना है कि कॉस अल्फा इक्वल टू डायरेक्टली जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे। अब इसका मॉड का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो जो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है बच्चों डायरेक्टली होता है हमारे पास एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल पूछ रहा है हमारे पास कॉस अल्फा तो एक्स अपान इसका जो भी मॉड आया हुआ है हम लोग उसको लिखेंगे, यानी कि एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलर तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कॉस बीटा तो हम कॉस बीटा की वैल्यू क्या बताएंगे, वाई अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट हमारे पास तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा इक्वल टू होता है जेड अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बातें हम ध्यान में रखेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल, इसको एम और इसको एन से। मान लेते हैं हमने क्या लिखा, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। तो अगर इनको इतने से रिप्रेजेंट किया तो एक बार आप सोच के देखो, अगर आपने एल का स्क्वायर किया, एम का स्क्वायर किया और एन का स्क्वायर किया जिसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, तो सोच के देखो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर अपान टोटल का रूट हो जाए गायब हो जाएगा, इतना स्क्वायर बाई रूट गायब, इतना स्क्वायर बाई रूट गायब। तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का एलसीएम जो आने वाला वो सेम आएगा। तो तीनों के नीचे कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास कॉमन आएगा, ऊपर इसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर। तो हमें पता चल रहा है ऊपर और नीचे सेम सेम मतलब कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1। और ये बात भी ध्यान में रखना है जिसका यूज क्वेश्चन में हुआ है, मैंने देखा है क्वेश्चंस में यूज हुए हैं। यानी कि अगर कभी हमारे पास यहाँ पे बात आए कि डायरेक्शन कोसाइंस आपको अलग अलग दिए रहे, मान लेते हैं 2 डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया है, एल का वैल्यू और एम का वैल्यू आपको दिया गया है, तो अब तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये याद रखेंगे हमेशा, किसी भी वेक्टर के लिए उनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर आपके पास 2 डायरेक्शन कोसाइन पता है तो तीसरी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके जस्ट बाद जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप ऑफ वेक्टर्स, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वो भी कि टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। मैं ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक लेक्चर में कंप्लीट करना है पूरा। मैं चाहता हूं पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर हो जाए इसमें, इस वजह से कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट, और बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं इसको आपको, ताकि चीजें क्लियर रहे कम से कम बोर्ड में आपके। तो जो सबसे पहला टाइप है बच्चों उसमें इसमें होता है जीरो वेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर केवल पता कैसे करना है, याद रखना हमेशा, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको। किसी भी वेक्टर के लिए अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो अगर मैग्नीट्यूड उसका कितना हो गया
जीरो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। यानी कि सीधा बोलें, कोई वेक्टर अगर आपके पास ए है तो ए का जो मॉड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। बेसिकली डायरेक्टली एक बात याद रखेंगे, जो भी वेक्टर जीरो वेक्टर होता है उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो ही होते हैं। यानी कि जीरो जे और जीरो के, यानी कि ओरिजिन को आप बोल सकते हो जीरो वेक्टर होता है। ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। दूसरी बात करें अगर, तो दूसरी बात आती है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। मैं कभी कभी यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी बोलता हूं, ओनली डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं कि ओनली डायरेक्शन वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर में जो होता है डायरेक्शन वेक्टर, समटाइम्स मैं ऐसा बोलता हूं, हमेशा नहीं, कभी कभी बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन तो हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मैं 1 कर दूं। तो अगर मैग्नीट्यूड आपको 1 करना है तो सोचो, अगर आपको 5 से 1 बनाना है तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो सिंपली। अगर आपको 7 को 1 बनाना है तो 7 से डिवाइड कर दो सिंपली, 7 से 1 हो जाएगा वो। कोई भी नंबर को अगर 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, आपका 1 बन जाएगा। तो ये बात भी वही बोलता है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यानी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। डायरेक्शन आपका उसका कुछ भी हो बट मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1। और मैग्नीट्यूड 1 कब होता है, हमको पता है कि उसके मैग्नीट्यूड से ही मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड से ही मैग्नीट्यूड को डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि हमको पता है, अगर कोई वेक्टर आपके पास ए लिखा हुआ है, वेक्टर है आपके पास, ये दिया गया है, राइट, ये आपके पास गिवन है। अब अगर ये गिवन है, इसका आपको पूछ लिया यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हमेशा ए कैप से, और इसकी जो वैल्यू होती है, हम लोग बोले कि ये जो वेक्टर है, ये तो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है, बट हमें उसके मैग्नीट्यूड को कितना बनाना है, 1। तो मैग्नीट्यूड को 1 कब बनाएंगे, जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। 5 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, इस वेक्टर में डायरेक्शन रहने देते हैं, बट इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब सोच के देखो, इसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करके क्या कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड को 1 बना दिया। तो केवल और केवल इसमें क्या बचेगा, डायरेक्शन। इसी वजह से मैंने बोला ओनली डायरेक्शन वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहा तो आप इसका यूज बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कर सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी ने पूछा, किसी ने एक क्वेश्चन दिया आपको कि एक वेक्टर बताओ, एक वेक्टर आपको बताना है, किसके डायरेक्शन में, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में बताना है। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ, यानी इसकी दिशा में एक आपको वेक्टर बताना है, बट जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, समथिंग के मान लेते हैं, के निकालना है। यानी कि उसने बोला कि डायरेक्शन उसका जो भी हो, ये जो डायरेक्शन हो वो किसका हो, वेक्टर ए का डायरेक्शन, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, वो क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, इसी का यूज करोगे। आप क्या बोलोगे, ठीक है, यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसी का डायरेक्शन लेना, तो इसके डायरेक्शन को लेके इसके मैग्नीट्यूड 1 को मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1। 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वही नंबर बनेगा। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बनेगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बनेगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड चाहिए आप 1 में वही मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो हमको ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन तो यही चाहिए, तो हमने इसका ये पूरा डायरेक्शन ले लिया। साथ में अगर मैग्नीट्यूड के चाहिए तो के हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पे वेक्टर जो मिल जाएगा, समथिंग के वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, ए का वेक्टर डिवाइडेड बाई। इस तरह से हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये चीजें दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये अपने पास क्वेश्चन में, जिसको मैं आपको कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन कराने की, और आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन पूरी तरह से। आपके एक्सरसाइज में 10.2 में एक क्वेश्चन है मेरे पास है, उसको मैं करा देता हूँ आपके पास, और जिसमें से वो क्वेश्चन शायद है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन वही ले लेते हैं हम, ताकि आपको ये चीजें मैं क्या समझा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दिया गया है कि आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपके पास ये वेक्टर होना चाहिए, बट जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपके पास 8 यूनिट होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, इस वेक्टर का केवल डायरेक्शन लेना है, इसका डायरेक्शन लेना है,
मैग्नीट्यूड क्या लेना है, इसका लेना है, तो आप क्या बोलोगे, इसका अगर डायरेक्शन लेना है तो इसके मैग्नीट्यूड को निकाल दो। इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका हमने क्या बताया, उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करके निकाल दो उसको। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो उसमें केवल क्या बचेगा, उसका डायरेक्शन बचेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। और फिर 1 में अगर आप 8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोचो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना बचेगा, 8 हो जाएगा, और डायरेक्शन ही डायरेक्शन इसका बचेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि हमने इसका नाम रख दिया कि वेक्टर ए लिखा हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2k। हमने बोला पहले मैं इसका डायरेक्शन लेता हूं, और डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैप निकाला। कैप निकालने का मतलब मैंने इसके वेक्टर से में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका आंसर कितना आएगा, 5i माइनस जे 2k, और डिवाइडेड बाई कितना आने वाला है, 516 और रूट में 30। ये हमारे पास केवल और केवल क्या बच गया, इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया अभी 1। केवल और केवल क्या बचा है, इसका डायरेक्शन, यानी कि जो हमें जरूरत है, जिस वैल्यू की जरूरत है, जिस वेक्टर की जरूरत है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस 1 में अगर आप 8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 8। और वही आपको चाहिए, मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, इसके डायरेक्शन में लेना है, तो हमने बोला ठीक है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 इंटू ये पूरा हमारे पास कितना आएगा, 5i माइनस जे और प्लस 2k, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आया रूट में 30। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 40i माइनस 8j प्लस 2k डिवाइडेड बाई रूट में 30, और यही हमारा इसका आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया था। आई होप कि चीजें क्लियर हुई, और ये कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा आप। ये हमारे पास सेकंड टाइप था वेक्टर का, जिसपे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद जो वेक्टर का थर्ड टाइप है, यानी कि थर्ड टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अपने पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, हिंदी में इसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसको हम लोग बोलते हैं सह आदिम। इसको हम लोग बोलते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, इसका मतलब बहुत आसान है, इंग्लिश नाम से समझ आ सकता है। को इनिशियल का मतलब वो सभी वेक्टर जो एक पॉइंट से गुजरे, यानी कि एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से जाने वाले जितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, ये जितने भी वेक्टर्स हैं, ये सभी वेक्टर्स अपने आप में क्या बोले जाते हैं, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर या सह आदिम सदिश। याद रखिएगा ये बात कि जिनकी शुरुआत एक ही पॉइंट से हो, एक जगह से हो, उन सभी सदिशों को, उन सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर या सह आदिम सदिश। इसके साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ नंबर अपने पास है कोलिनियर वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं संरेख सदिश। संरेख सदिश, इसकी जो कहानी है वो क्या होती है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है, याद रखिएगा, या तो एंगल 0 डिग्री, यानी कि एंगल 0 डिग्री कब हो सकता है, जब दोनों की डायरेक्शंस दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उनके बीच में एंगल कुछ बन सकता है क्या, कुछ बनेगा ही नहीं। जब उनके बीच में कुछ एंगल बने ही ना, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, इनके बीच कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो दो ऐसे हमारे पास वेक्टर्स जिनके बीच में कोई एंगल ना बन पाया, सीधा बोले जो दोनों पैरेलल हो, आपस में पैरेलल हो, या दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट हो, दो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि जिनके बीच में एंगल कितना बने, 180 डिग्री। अगर उठा के इनको एक दूसरे के ऊपर रख दो तो हमारे पास दूसरा वेक्टर किधर से बनेगा, ये बनेगा कि एक इस तरफ जा रहा है, अगला उस तरफ जा रहा है। तो दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बने, या तो दोनों के दोनों क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे से, या तो दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, उन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर।
इसका जो सबसे बढ़िया तरीका याद रखिएगा कि अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स दिए गए हैं और इनके बारे में हमको ये चीज पता है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, यानी आपस में ये दोनों क्या है, संरेख हैं। तो आपस में संरेख है या कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा है तो एक बात निकल के आती है कि किसी एक को दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है बाहर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाइड है तो। अब आपको अगर चेक करना है कभी कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर को दूसरे के जैसा बनाने की कोशिश करिए। अगर एक वेक्टर दूसरे के जैसा बन गया तो आप क्या बोलोगे कि दोनों आपस में कोलिनियर हैं। बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसमें से या तो कुछ कॉमन करो या कुछ उससे डिवाइड करो किसी नंबर से, तो देखो दूसरा वाला बन रहा है कि नहीं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे ले लूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि ए लिखा हुआ है यहाँ पे i प्लस जे प्लस के और बी लिखा हुआ है यहाँ पे 3i प्लस 3j और प्लस 3k। तो सोच के देख लीजिए आप, अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया सबसे तो i प्लस जे प्लस के, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, a की। तो यही लैम्डा की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे के जैसा बना सकते हो, दूसरे के रूप में लिख सकते हो, तो हम क्या बोलते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ये बातें दिमाग में रखनी है क्योंकि इसका यूज पक्का क्वेश्चन में होने वाला है। तो जब भी अगर आपको चेक करना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर है कि नहीं, आप उसमें केवल इतने बात चेक करो, क्या मैं कुछ भी कॉमन करके या किसी नंबर से डिवाइड करके उसको दूसरे के जैसा बना सकता हूँ क्या। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हम आगे चलेंगे। और कभी जरूरत भी अगर हमको पड़ी कोलिनियर वेक्टर लेने की, तो हम क्या करते हैं, मान लेते जैसे किसी ने बोला आपको कि बी का एक कोलिनियर वेक्टर अपने मन से बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, बी का कोलिनियर हो जाएगा लैम्डा बी। इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका एक कोलिनियर वेक्टर निकल के आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अगली टाइप पे चलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो खत्म कर देंगे उसको, सारी चीजें हमारे वेक्टर में जो भी है। तो जो अगला टाइप है हमारे पास बच्चे, वो होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के का मतलब सीधा सीधा जानते रहेंगे, समझते रहेंगे कि इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर मतलब कुछ नहीं होता, सीधा सीधा याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी दिया है, तो हमें बात याद रखनी है कि सभी की सभी कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। कंपोनेंट्स विल बी इक्वल। जिस पार्ट को क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है, बस इतना याद रखेंगे। बेसिक मतलब ये है कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, यानी कि उनका परिमाण और उनका जो दिशा है दोनों आपस में अगर सेम हो गया तो दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमको क्या बताना है कि कंपोनेंट्स उनके इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक्स का कंपोनेंट उसके एक्स के कंपोनेंट से, वाई वाला वाई से, जेड वाला जेड से। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, अगर मान लेते हैं ए की जगह दे रखा है आपके पास एक्स आई वाई जे और 3k दिया है मान लेते हैं, और हमारे पास बी की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे 2i 5j और प्लस 3k। इसने बोला कि आपके पास ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर दोनों इक्वल है तो मैंने बोला इनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में सेम, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा। बस इतनी नॉर्मल सी बात है, इसमें ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है हमको, इसलिए ये पार्ट याद रखेंगे। बाकी इनका ओरिजिनल डेफिनेशन वही होता है कि इनका डायरेक्शन सेम हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इनको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। और अगर अपने पास अगली बात करें हम लोग, तो नेगेटिव वेक्टर की बात आती है, यानी कि जो अगला टाइप में नहीं काउंट करना चाहिए इसको, बट टाइप में दे रखा है आपके बुक में, तो हम लोग लेके चलते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा समझ लेते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर दे रखा है ए इस तरह से, तो इसका नेगेटिव का मतलब बस इतना होता है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इसके डायरेक्शन को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम रख दो, इसके डायरेक्शन को पलट दो, तो ये वेक्टर क्या बोला जाता है, इसका
नेगेटिव वेक्टर। याद रखेंगे ये बात को हम हमेशा कि अगर किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड सेम रख के उसका डायरेक्शन बदल दिया जाए तो उस नए वाले वेक्टर को पहले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ये बातें क्लियर रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला का मतलब ये दो टाइप का होता है। पहला हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो इंटरनल डिवीजन का होता है, इंटरनल डिवीजन। और जो सेकंड है अपने पास वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, फार्मूला हमको चाहिए, बस उस फार्मूले को ध्यान में रखते हैं। पहला जो केस है अपने पास इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन इसका मतलब क्या है सुनिए। अगर आपके पास दो ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जिनका पोजीशन वेक्टर आपको पता है, यानी कि एक P है और एक Q है, इनका पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन आपको पता है, इसका और इसका पोजीशन आपको पता है, यानी कि OP और OQ गिवन है। इसने बोला कि एक पॉइंट और है जो कि इनको मिलाने वाले लाइन के कहीं पर भी उपस्थित है, बीच में कहीं भी उपस्थित है R। एक पॉइंट है जो कि बीच में उपस्थित है और इस पॉइंट का जो हमारे पास बीच में उपस्थित है इसका जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो है, यानी कि दिया हुआ है PR/QR। इसका जो वैल्यू है वो m/n है, यानी मैं बोल सकता हूं ये अपान ये। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। ये जैसे मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस 10 यूनिट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मान लो PR का लेंथ कितना है 10 यूनिट है, ये वाली लंबाई कितनी है 10 यूनिट और ये वाली लंबाई मान लेते हैं 8 यूनिट है। तो आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे कितना आएगा 4। तो ये वाली वैल्यू दी हुई है यहाँ पे m/n जो दिया है, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 4। ये जो रेशियो है ये डिस्टेंस नहीं है, रेशियो है डिस्टेंस का। तो आपको क्या बोला कि R एक ऐसी पॉइंट है जो कि P और Q को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि रेशियो कितना है आपके पास यहाँ पे, इसकी बात हम करें तो ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस केस में R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसको निकालने का जो तरीका होता है वही को हमें इसमें पढ़ना है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल r से। मान लेते हैं P का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और Q का पोजीशन वेक्टर किससे है, स्मॉल b वेक्टर। इसको निकालने का तरीका आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है। डायरेक्टली यूज करेंगे इसको भी कि जो P वाला रेशियो है वो Q वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो Q वाला रेशियो है वो P के साथ उल्टा मल्टीप्लिकेशन, उल्टा गुणा होता है। यानी कि अगर आपको R का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, P का m Q से मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ अपान में ये दोनों रेशियो को हमें क्या कर देना है, ऐड करना है, m प्लस n। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप चीजें इसमें क्लियर हो गई आपको। जो अगला अपने पास है एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें सब कुछ सेम है, फार्मूला में चेंजेस है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे हम लोग, यानी कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन इस प्लस की जगह दोनों जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बातें हम ध्यान में रखेंगे। यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपके पास आएगा R mb का वेक्टर माइनस n a का वेक्टर और डिवाइडेड बाई m प्लस n, सॉरी m माइनस n। ये बातें भी हम ध्यान में रखेंगे। ये दो चीजें हम नोटिस करके रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एक्सटर्नल डिवीजन पे, ताकि मैंने ये फार्मूला सही समझा, पूरी तरह से समझाया। इसका मैंने डायग्राम के साथ नहीं समझाया, सीधा फार्मूला समझाया। इस वजह से मैं फार्मूला के साथ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम भी क्लियर हो जाए। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 15 है 10.2 में, 15 को हम लोग लेते हैं, उसमें दो पार्ट पूछा है, एक इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन आपको खुद से करना है, एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक पॉइंट R है जो कि P और Q को
एक्सटर्नली अगर वो डिवाइड करे तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जबकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मैंने लिखा है ओपी और ओ क्यू, और वो बोला है वो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली पी और क्यू को कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो ध्यान से समझना, ये ग्राफ बनाने में आपसे गलती हो सकती है। यानी कि हमने लिया पी और यहाँ पे क्यू, और इसी लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे क्यू आया। अब ये सोचना कि आर इधर आएगा कि आर इधर आएगा, उसको सोचने का तरीका क्या होगा, रेशियो को देख के। तो जो रेशियो वो डिवाइड कर रहा है वो पी से लेके क्यू की तरफ डिवाइड कर रहा है। यानी कि पी का वैल्यू कितना आएगा, 2 यूनिट, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट। यानी पी से लेके उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, क्यू से डिस्टेंस क्या है, कम है। यानी कि वो क्यू की तरफ था, यानी वो किधर था, एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में वो कहां पे है, यहां पे है। यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और जिसका रेशियो इसने क्या दे रखा है कि ये वाला जो रेशियो है उसका कितना है हमारे पास 1, और पी वाला जो रेशियो का यूनिट है हमारे पास कितना है, 2 यूनिट। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट अगर चाहो तो आप उसका यूज करके निकाल लो। आप ये बोल सकते हो, अगर देखा जाए तो ये पूरा अगर 2 यूनिट आ रहा है मान लेते हैं, और ये 1 यूनिट आ रहा है, तो ये कितना यूनिट बचेगा, ये 1 यूनिट बचेगा। हम बोल सकते हैं क्यू जो है वो पी और आर का मिड पॉइंट है। ये थ्योरम भी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट नहीं करना है तो हम लोग कर लेते हैं दूसरे प्रोसेस से। हमने बोला ठीक है, अभी पी का कितना दे रखा है इतना, तो पी के बारे में दे रखा है आई प्लस 2j माइनस के, और क्यू का कितना दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस के। ये दोनों का वेक्टर दिया गया है और ये हमारे पास ओरिजिन वो हुआ। तो आर का अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर वेक्टर, हम क्या बोलेंगे, फार्मूला यूज करेंगे सीधा। तो स्मॉल आर का वेक्टर हमको पता है कि पी का जो रेशियो का यूनिट है वो 2 यूनिट, क्यू का रेशियो का यूनिट है 1। तो पी वाला क्यू के साथ मल्टीप्लाई और क्यू वाला पी के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे। तो पहले अगर आपने इस रेशियो को लिया तो हम डिवाइड में भी पहले इसी को लेंगे। यानी कि पहले मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके होगा, पी वाले का मल्टीप्लिकेशन क्यू वाले के साथ, तो माइनस आई प्लस जे प्लस के, बीच में लगेगा माइनस क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है। सेकंड अपने पास क्यू का रेशियो पी के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आएगा, यानी 2j माइनस के, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पहले ये हमने लिया तो पहले वही -1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, r इक्वल टू मल्टीप्लाई -2i 2j 2k और माइनस आई -2j और प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो यहाँ पे आया -2 और -1 -3i, 2 और 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3k। ये हमारे पास आया r का पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास आंसर निकल के आया। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगर तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं 10.2 का, उसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सही लगता है मुझे, उसको मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। तो एक क्वेश्चन मैंने 10.2 से और सेलेक्ट किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, और जो कि क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। आई होप ये एग्जाम में आ सकता है आपके पास, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इस क्वेश्चन में बोला है एक वेक्टर दिया हुआ है i + j + k, आपको ये प्रूव करके दिखाना है ये जो वेक्टर होगा वो तीनों एक्सेस के साथ, यानी कि ox, oy और oz के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो अभी हमने एक पार्ट समझा था डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक कोसाइन, जो कि क्या बोलता है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो उनके दिक कोसाइंस क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो अच्छा, तीनों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा अगर हैं, वही बात अगर हम करें आपसे कि अगर तीनों एंगल सेम हो गए, तो तीनों एंगल अगर सेम होंगे तो तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों सेम हो जाएगा, यानी कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे तो जो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हम लोग निकालते थे वो सेम आनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपको प्रूव करना है कि तीनों एंगल सेम होंगे तो हम लोग क्या प्रूव कर देते हैं सीधा कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेम।
और डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला हमको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे हमने उसको मान लिया समथिंग r इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे r इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है तो हमने बोला ठीक है r इक्वल टू दिया है i प्लस j और प्लस k। हमने इसका मॉड निकाला, यानी कि वेक्टर का मॉड कितना आने वाला है सोच लो, 1 1 1 कितना आएगा √3, और x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, z का भी वैल्यू कितना है 1। तो अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना हमने पढ़ रखा था x अपन मॉड, यानी कि कितना आएगा √3, यानी कि x का वैल्यू 1 अपन √3, जहां पे हम अल्फा के लेंगे एंगल मेड बाई x एक्सिस ना, वेक्टर आपका x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसके साथ एंगल अल्फा है। दूसरा हमने क्या लिया कॉस बीटा, कॉस बीटा भी क्या होता है y अपन √3, तो 1 अपन √3 फिर से आएगा, फिर से कितना आएगा 1 अपन √3। ये हमारा कौन सा एंगल है बीटा, यहाँ पे ये आपका y एक्सिस के साथ एंगल है। वही कॉस गामा, ये भी कितना आने वाला है z अपन मॉड में, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आएगा √3, और ये हमारे पास गामा किसकी वैल्यू है यहाँ पे z के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला वाला है वो दूसरा वाला है और ये तीसरा, तीनों आपस में क्या है सेम है, यानी कि हम बोलेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस, ये तीनों आपस में क्या आ गए सेम, यानी हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा आपस में क्या थे यहाँ पे सेम थे। यही प्रूव करना था कि तीनों के साथ जो एंगल बनाने वाला वो क्या आएगा अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई के साथ, गामा जेड के साथ, और तीनों एंगल हमने प्रूव कर दिया क्योंकि तीनों की ही वैल्यू क्या आ गई सेम आई, तीनों एंगल आपस में क्या होंगे सेम होंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या उसको हम लोग क्या बोलते हैं अदिश गुणन, उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको हम समझ लेते हैं डायरेक्टली। कुछ फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और जो कि क्या है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश गुणन। और जिसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर अलग अलग दिया गया है जिनके बीच का एंगल थीटा पता है हमको, पहला वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, ए और बी। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, और इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है मॉड में ए मॉड में बी कॉस थीटा। ये क्या होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। सबसे पहले क्या कि अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो अगर मैंने 90 डिग्री किया तो यहाँ पे 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर आपके पास ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जाए तो सोचो ये 0 कब आया होगा जब आपने थीटा क्या किया होगा 90, थीटा 90 करोगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, जब ये 0 हुआ तो पूरा कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम यहाँ से एक डेटा बता सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या रहे होंगे परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा समझते रहिएगा, उल्टा की मतलब कभी अगर पूछा जाए आपको चेक करना पड़े कि ए और बी दो अलग अलग वेक्टर हैं, क्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं क्या, अगर ये आपको चेक करना है कभी तो हम क्या करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या बोलेंगे आपस में परपेंडिकुलर है। कभी कभी ना वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए भी इसका फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर में वेरिएबल दे दिया और बोल देगा कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे ठीक है परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, यहाँ पे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। और ये डॉट प्रोडक्ट यूज और कैसे करते हैं दूसरे फॉर्म में, अगर आपको दूसरे फॉर्म में भी यूज करना है तो उसको भी देखेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपके पास मैंने इस एंगल को क्या कर दिया 0 डिग्री, अगर ये 0 हुआ तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
तो इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना आएगा, यानी कि अगर आपके पास ए डॉट बी का वैल्यू आया कितना, मॉड ए मॉड बी, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। ये दूसरी बातें आई। अब इसी फार्मूला को हम लोग यूज और कहाँ कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। कैसे कि अगर कभी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको एंगल निकालना है, मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ये दोनों डिवाइड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा a डॉट बी और डिवाइडेड बाई मॉड ए साथ में मॉड बी। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, या अगर ये इसका वैल्यू दिया गया है तो ऊपर रखेंगे, पहले वाले का मॉड और दूसरे वाले के मॉड से तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कभी निकालनी हो तो दूसरा तरीका क्या है, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, कि अगर आपके पास पहला वेक्टर दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे a1 i, a2j, a3k, साथ में बी वेक्टर दिया है हमारे पास b1i, b2j और b3k। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया a डॉट बी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन, k का k के साथ मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अगर आपने i का i के साथ किया तो कितना आएगा, a1 और b1, i और i मिलके क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर, आप बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आप, तो i और i का डॉट आएगा ना, i स्क्वायर अभी बाद में लेते हैं। i और i का डॉट कितना आएगा, जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, i डॉट i। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मॉड i, और इनके बीच का एंगल सोचो कितना होगा, 0 डिग्री। सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और हमको पता है ये जो i होता है इसका यूनिट 1 ही होता है, इसका भी यूनिट 1 होता है, और इसका भी वैल्यू कितना आएगा, तो इनके बीच का पूरा वैल्यू कितना आया, 1, यानी कि इसका मिला के जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो 1 आता है, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात, बीसी टर्म को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट जे आएगा। सोचो i x के डायरेक्शन में होता है और j y के डायरेक्शन में, तो x का डायरेक्शन और j के डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 90। तो जब 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसी वजह से हम लोग सेम लेके चलते हैं, केवल सेम का वैल्यू लिख के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका वाला तो 0 होना है, और ये जब इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट में आएगा तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस और k ऐसा होता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है, भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करूंगा तो j है y का डायरेक्शन, i है x का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल आएगा 90, इनकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो j के साथ केवल डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि जैसे i डॉट i 1 होता है वैसे j डॉट j भी क्या होता है आपके पास 1 होता है। यानी यहां से हमारे पास आंसर कितना आएगा, a2 b2, सिमिलर तरीके से a3 और b3, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास इतना आया। और एंगल निकालने की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर रखेंगे, मॉड ए इसको मॉड निकालेंगे, मॉड बी इसका मॉड निकाल के रख देंगे, थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। अब अगर आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई तो कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, इस नोट को मैंने लिखाया नहीं, अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो कि i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और अगर अपोजिट आया i j, j k या k i, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ तरीके हमारे पास क्या होते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बोलता है। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो मान लेते हैं जैसे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोलेगा, 3 चीजें दे दी मान लेते हैं, एक ट्राइंगल के हिसाब से मैं लेके चलता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे A, B और C, तीनों का पोजीशन वेक्टर मान लो आपको पता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको पता है OA, OB और OC। आपको एंगल केवल किसके बीच पूछा पता है, AB और BC के बीच पूछा। किसके बीच पूछ रहा है, एंगल AB और BC के बीच, मतलब क्या हुआ हमारे पास, सॉरी AB और CB के बीच, या हम बोल सकते हैं AB और AC के बीच पूछ रहा है एंगल, ऐसा है ना, AB और AC के बीच पूछ रहा है एंगल।
तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे पता है, पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की। और ए बी की वैल्यू क्या होगी हमको पता है, सबका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला कि ओ ए आपको पता है, ओ बी आपको पता है और ओ सी पता है। तो सोचो अगर ये तीनों पता है तो अगर ए बी और ए सी के बीच एंगल निकालना है तो हमको ए बी वेक्टर चाहिए और ए सी वेक्टर चाहिए, मतलब ए की जगह ए बी वेक्टर और बी की जगह ए सी वेक्टर। तो हमको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, बी वाला लिखेंगे माइनस ए वाला। तो ओ बी में से ए को माइनस किया, ये हमारे पास इसका डेटा मिलेगा। फिर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, इसको निकालेंगे। यहां से जो डेटा दो अलग अलग आएंगे वो पहला होगा ए का वैल्यू, दूसरा होगा बी का वैल्यू। फिर हम लोग को एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां से जो भी आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट पहले निकालेंगे जो कि ऊपर रखेंगे और फिर उनके अलग अलग मॉड से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये सब सोचने का तरीका आप पे डिपेंड करता है, आपको सोचना है उतना कि एंगल हमको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। इसलिए पूरे थ्योरी पे मैं फोकस कर रहा हूं आपके लिए। जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। इसका मतलब समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो समझ के रखना, बाकी मैं समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है अपने पास, ये है लाइन और इसी से जाता हुआ एक वेक्टर है आपके पास। तो प्रक्षेप का मतलब क्या है, मान लेते हैं इसका हमारे पास वेक्टर ए है और ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में बी है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ना कि इस लाइन पे चाहिए आपको। तो इस लाइन पे चाहिए तो क्या करिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जिस साइड वेक्टर है उधर से एक लाइट यहाँ पे खींचो, यहाँ पे लाइट ड्रॉ करो, इस वेक्टर के ऊपर लाइट मारो। अगर आप ऊपर से डायरेक्टली लाइट मारोगे तो सोचो इस लाइन को अगर हम ध्यान से ऊपर से देखेंगे डायरेक्टली तो इसका कोई परछाई जो होता है शैडो, ये जो शैडो बनेगा वो यहाँ इस लाइन पर इतना बनेगा। कितना बनेगा, ये पूरी लंबाई जो होगी ये वाली बस इतनी बनेगी। इसी के बारे में वो पूछ रहा है कि ये आखिर प्रक्षेप, ये हमारा प्रोजेक्शन कितना आएगा, इसी की बात कर रहा है कि इसका डिस्टेंस, इसका यूनिट जो भी हो सकता है वो कितना आएगा, उतनी दूरी निकल के आएगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसकी दूरी की मैं अगर बात करूं तो सोचो मैंने इसका दूरी मान ही लिया कितना, x। क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू x मानोगे। कुछ चीजें मैं प्रूव करा दे रहा हूं आपको, बाकी चीजें नहीं करा रहा हूं, कुछ शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। तो इसकी बात कर रहा है तो सोच के देखो, मैंने बोला ठीक है अगर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है बात। अगर थीटा है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। ये वेक्टर है, इस वेक्टर की अगर मुझे लंबाई चाहिए तो लंबाई के बारे में आप क्या बोलोगे, मॉड। लंबाई कितनी होगी, मॉड ए। ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ना, समकोण त्रिभुज। तो मेरे को इसमें cos थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या बोलोगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कितना आएगा, x डिवाइडेड बाई मॉड ए। और यहां से हमको बेसिकली चाहिए किसकी वैल्यू, x की। तो x इक्वल टू होगा कितना, यानी कि मॉड ए cos थीटा, इतना ही होगा x की वैल्यू, और हमें x ही चाहिए। तो x का वैल्यू होगा क्या, देखो x इक्वल टू मॉड ए। और अभी अभी हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा कि a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साथ में cos थीटा। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो सोचो कितना आएगा, ये दोनों इधर डिवाइड होंगे आके, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए और यहाँ पे साथ में मॉड। तो ये कटेगा, सोचो यहाँ से क्या मिल रहा है, a डॉट बी डिवाइडेड बाई, और इसी यही हमारा जो डेटा आएगा यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। बट आप सोचोगे सर इतना याद करना है क्या, नहीं इतना नहीं याद करना। ये कॉन्सेप्ट था कि प्रोजेक्शन का एक्चुअल मतलब होता है, जिस लाइन के बारे में पूछेगा इसकी जो परछाई आएगी उस लाइन पे वो हमारा प्रोजेक्शन होता है। उसकी वैल्यू निकालने का तरीका सुनना, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि किस पर पूछा है, किसका पूछा है, किस पर पूछा है, किसका पूछा है। तो जिसके ऊपर पूछेगा क्या करेगा हम लोग, जिसके ऊपर पूछेगा उसी के मॉड से डिवाइड करना है, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है।
ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर पूछेगा, क्वेश्चन पढ़ना, ऑन किस पे लिखा है तो ऑन जिस पे लिखेगा उसका डिवाइड कर देना मॉड, और हिंदी वालों के लिए जिस पर पूछेगा उसी के मॉड से डिवाइड करना है। अगर आपको प्रोजेक्शन या प्रक्षेप पूछ रहा है, पूछ सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, इसका किस पर पूछा है, आई प्लस जे पर, मतलब ऑन इस पे, इसके ऊपर पूछा है। मैंने वो हिंदी में भी लिखा है कि इसका इस सदिश का प्रक्षेप निकालना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर निकालना उसी के मॉड से डिवाइड करना है। यानी कि मुझे इसका अगर प्रक्षेप चाहिए यानी प्रोजेक्शन चाहिए, इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन इक्वल टू, सीधा हम दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि आई माइनस जे, डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे, और हमको क्या बोला गया, जिसके ऊपर पूछा जाएगा, जिसके ऊपर, वर्ड समझना, तो जिसके ऊपर पूछा जाएगा उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 2। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का, 1 का 1 के साथ कितना आएगा 1, फिर -1 का 1 के साथ कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाई √2, आंसर इज 0। आंसर चलो इसमें तो 0 आ गया, बट सब में 0 नहीं आएगा, याद रखिएगा बात। इसमें 0 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, ध्यान से देखोगे आप, दोनों परपेंडिकुलर थे, बट सब में 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बातें। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है हमारे पास, और उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3D के बारे में। तो बच्चों सेकंड हमारे पास जो है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्रॉस से, कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले रखे हैं कि ए और बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, उस पूरे को समझना है पहले। सबसे पहले याद रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर ही वैल्यू देता है, स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता था, बट वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, क्या, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो हमेशा ध्यान में रखने, ये चीजें छोड़ देते हैं मैक्सिमम बच्चे, और टीचर्स भी छोड़ते हैं बच्चों के लिए, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो पूरा टोटल डेटा आता है वो क्या आता है, हमने लिया ए क्रॉस बी, तो ध्यान में रखना ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही बात फैक्टर होता है, दिमाग में जाता है, इक्वल टू जो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। कुछ बच्चे डायरेक्टली इतना पढ़ते हैं, बट इतना ही नहीं होता, इसके साथ एक पार्ट और होता है, इसको हम बोलते हैं एन कैप। इसका मतलब क्या है, सुनो, ये जो पूरा हिस्सा है बच्चों, ये होता है मैग्नीट्यूड, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन में क्या बोल रहा हूं, तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, सुनो, हमेशा इसका डायरेक्शन पता करना है। तो क्या पता करना है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट हो उसमें जो पहला हो उसकी तरफ आपको ये पंजा रखना है, मैंने ऐसे रखा, और जिसकी तरफ जाना है उसकी तरफ इस वाले पार्ट को हम मूव करेंगे, घुमाएंगे। अगर आप ऐसे घुमाना है ऐसे, ठीक, तो आपका ये जो अंगूठा स्ट्रेट लेंगे, जिस तरफ आएगा वो डायरेक्शन होता है इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो अगर ध्यान से सोचो आप, ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं इसको हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये अंगूठा आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो सोचो ऐसा कुछ निकल के आ रहा है इसका डायरेक्शन, यानी कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, ए क्रॉस बी से जो आंसर निकल के आएगा वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहां से एक सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि ये जो हमारा वेक्टर आया है ये बाहर की तरफ जो निकल रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है, ये पूरे वेक्टर का जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो क्या है, वो इससे भी 90 डिग्री बना रहा है और इससे भी 90 डिग्री बना रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये जो आंसर फाइनली तैयार हो रहा है वो आंसर क्या है, वो ए के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और बी के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। जो डेटा तैयार होगा फाइनली आंसर आएगा। तो यानी कि इस डेटा का यूज कहाँ करना है, कभी भी अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना हो, कभी भी एक वेक्टर दिया ए, एक वेक्टर दिया बी, आपको बोला कि एक वेक्टर बताओ जो ए के भी परपेंडिकुलर हो, ए के भी लंबवत हो और बी के भी लंबवत हो, तो उसका मतलब ये है आप सीधा सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कि जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो वेक्टर नया तैयार होकर निकलेगा, ये पूरा डेटा जो निकल के आएगा, यानी कि इसकी पूरी जो वैल्यू निकल के आएगी
वो जो भी वेक्टर होगा वो पक्का ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखी कि अगर आप इसको घुमाओगे तो एक वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। वो जो रिजल्ट आ रहा है, अब ये यन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यानी कि हमारे पास नया वेक्टर कभी फाइंड आउट करना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर या लंबवत हो, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। और अगर आपको उसकी फाइनली वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, केवल उसके डायरेक्शन से मतलब है, अगर केवल डायरेक्शन चाहिए तो आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने पास और इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है इसकी, ये कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती। सोच के देखो कैसे, आपने ऐसा किया तो डायरेक्शन बाहर आया। अब अगर आप बी से ए की तरफ जाओगे तो सोचो, ये अंगूठा हमारा बी की तरफ हमने ऐसा किया, अब ए की तरफ जा रहा हूं तो अंगूठा अंदर की तरफ है, यानी पहले डायरेक्शन बाहर था, अभी डायरेक्शन अंदर, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होता है, तो जब डायरेक्शन चेंज होता है, अगर आपको इनको इक्वल बनाना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन बदलोगे, जिसको हमने पढ़ रखा है नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि बी क्रॉस ये नेगेटिव लगा दो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। ये पार्ट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब इसी का एक एप्लीकेशन है हमारे पास, कभी भी अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसके दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ है आपके पास ए बी सी। अगर आपके पास इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ए और उस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है बी वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर, पता है ना। कभी कभी ये ए और बी नहीं देगा, पता है क्या देगा, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर। तब आपको पहले क्या निकालना है, बी सी। बी सी का मतलब सी माइनस बी, फिर बी से ए का भी निकालना है, मतलब बी सी से निकालना है एक बी सी और बी ए। क्या निकालोगे आप, बी सी और बी ए, ये वेक्टर से निकालने हैं। अगर ये आपको निकालने के बाद हमको ये डेटा मिल गया तो हमें अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होता है हाफ मॉड में ए क्रॉस बी। यानी कि अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया है, दोनों बगल बगल के साइड का वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, तो हम पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मॉड कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और बाई 2 कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। कभी कभी इसका 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 पोजीशन वेक्टर देगा तो पहले किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ना, इसको पकड़ लेना, जैसे यहाँ से इसको मिला देना, बीसी निकाल लेना, यहाँ से इसको मिला देना, बीए निकाल लेना। कैसे निकालना आपको पता है, बीसी के लिए क्या करोगे, सी माइनस बी ए माइनस बी, ठीक। निकालने के बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे और बाई 2 कर देंगे, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। इसी तरह अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया तो आपको कभी कभी पूछ सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। यहाँ पे पैरेललोग्राम पूछेगा तो पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 पैरेलल साइड्स होते हैं जिनके पास, ठीक, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें भी 2 ही की बात करते हैं, पहला ए का पता होना चाहिए, दूसरा बी पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है दरअसल वो ये होता है कि इसको हमने क्या किया, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया दोनों सेम सेम होगा, दोनों का सेम सेम, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, यानी इसका एरिया डायरेक्टली मॉड में ए क्रॉस बी। ये ध्यान में रखेंगे। ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और हाँ, अगर आपको मान लेते हैं इस कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन का मतलब समझ रहे हो ना, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दिया रहा, तो हम क्या करेंगे, केवल इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और मॉड ले लेंगे, उसका पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकल के आ जाएगा। इतनी चीजें हमारी पूरे वेक्टर में थी और ये चीजें आपको रिवाइज करनी है और अच्छी तरह से समझना है। अगर डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा पेपर के पहले आपके, ठीक। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई और मैं कोशिश करूंगा आपके पेपर के एक दिन पहले मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास लेने की। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।